मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यहाँ पे लुसेंट बायोलॉजी का यह मेरा वीडियो है, जिसमें आप लोग को आज हम वनस्पति विज्ञान के बारे में बताएंगे। वनस्पति को कैसे विभाजित किया जाता है, कौन कौन से वर्ग होते हैं, इसमें क्या याद करना है आपको, क्या छोड़ देना है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये सब बताएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम लोग सबसे पहले वनस्पति विज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो वनस्पति विज्ञान। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। इसके जनक थियोफ्रेटस थे। कौन थे? थियोफ्रेटस। ठीक, पादपों का वर्गीकरण। अब देखिए, वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जाए तो वनस्पति का वर्गीकरण सबसे पहले कौन किया था? तो एकलर ने किया था। कौन किया था? एकलर किए थे। सन का आपको मतलब नहीं है कब किए थे, बस एकलर किए थे, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पादप जगत। पादप जगत को वृहद रूप से आप दो भाग में बांट लीजिए, एक अपुष्पोदी और दूसरा पुष्पोदी। एक जिसमें पुष्प नहीं होगा, दूसरा में पुष्प होगा। पुष्प होगा तो यहाँ पे फल भी होगा, यहाँ पे फल भी नहीं होगा। ठीक, तो अपुष्पोदी को हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में। उसके बाद तो एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। उसके बाद थैलोफाइटा को भी हम फिर 3 पार्ट में बांटते हैं, एक शैवाल है, एक कोक है, दूसरा जीवाणु है। इतना बात याद रखिएगा। अब इधर आते हैं पुष्पोदी, जिसमें पुष्प होते हैं, एक नग्न बीज, एक आवृत्ति बीज। ठीक, इसमें बीज क्या होता है? नग्न होता है। ठीक है, फल से नहीं ढका रहता है। आवृत्ति बीज में फल के अंदर बीज होते हैं। ठीक, बीज को फल से ढका गया रहता है। नग्न बीज में बीज को फल से नहीं ढका जाता है। बीज क्या होता है? नग्न होते हैं, इसलिए नग्न बीज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब आवृत्ति बीज को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया एक बीज पत्र, दूसरा द्विबीज पत्र, मोनोकॉट, बायोकॉट। एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र, इसको आगे हम समझेंगे अच्छा से। चलिए यहाँ पे आइए, अपुष्पोदी पौधा। अपुष्पोदी पौधा जो होता है, इस पार्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अपुष्पोदी पौधा जो होता है उसमें आप लोग आइए यहाँ पे, हाँ, अपुष्पोदी पौधा, इसको हम लोग, इस वर्ग के पौधा में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं, बताए हैं ऑलरेडी। तो याद रट जाइए कि अ हटा दिए तो पुष्पोदी हो गया, तो पुष्पोदी बीज और आपको फल फूल दोनों का। लेकिन जब अ लगा दिए मतलब ना, मतलब पुष्प ना, पुष्प इसमें नहीं होगा, फल भी नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा। ठीक है, इन्हें निम्न वर्ग में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक, थैलोफाइटा यह बहुत अति सूक्ष्म होता है। ऐसे मतलब जो पौधा होते हैं अति सूक्ष्म होता है, उनके शरीर में आप नहीं पहचान पाइएगा कि जड़ कौन है, तना कौन है, पतिया कौन है। उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। ये वनस्पति जगत सबसे बड़ा, ये जो वनस्पति जगत जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा समूह इसी का होता है। ठीक, इस समूह के पौधे का शरीर सुकार यानी थैलस के आकार का होता है, इसीलिए इसे थैलोफाइटा कहते हैं। अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ता आदि में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सोहन उतक जो है ये विकसित पौधा में होगा, अतः थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा विकसित नहीं है तो इसमें नहीं होगा। और वहीं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा जब आइएगा वो विकसित है तो उसमें सोहन उतक होगा, लेकिन कुछ कंडीशन हो जाएंगे। ठीक, तो सोहन उतक किस टाइप के पौधे में पाए जाते हैं? तो आपको टेरिडोफाइटा मिलेगा, आप पुष्प पौधे में मिलेगा। ठीक है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा में सोहन उतक नहीं मिलेगा। ठीक है, सोहन उतक का काम क्या है? तो भोजन को, तैयार भोजन को जड़ तक ले जाना और अनुभाग में, पौधे के अनुभाग में पहुंचाना, और जड़ और लड़ को क्या, कहाँ तक पहुंचाना? पत्ती तक पहुंचाना, सोहन तक काम है। सोहन तक का टाइप अलग अलग होते हैं, एक आपको जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। और ठीक है, तो उसको आगे हम समझेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, थैलोफाइटा बता दिए। अब आइए शैवाल। कौन सा? शैवाल। तो शैवाल आइएगा तो शैवाल के अध्ययन को, जैसे थैलोफाइटा को 3 पार्ट, शैवाल, ठीक है, उसका कवक और उसका जीवाणु। ठीक, तो शैवाल का हम अध्ययन करें तो शैवाल का के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, यानी फाइकोलॉजी कहते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल पढ़ाई क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः खुद से भोजन नहीं बनाएगा, लेकिन सॉरी माफी चाहते हैं आपसे। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसीलिए शैवाल जो होते हैं भोजन बनाता है। शैवाल क्या होता है? भोजन बनाता है।
शैवाल में क्या है, आपको पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं होता है। जैसे बताया थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है, तो ये भी थैलोफाइटा का ही पार्ट है, तो इसमें भी संवहन ऊतक नहीं होगा। ठीक, तो जब भोजन बना लिया तो क्या हो जाएगा, आत्मपोषीय हो जाएगा। तो शैवाल क्या होते हैं, आत्मपोषी हो जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये आपका हो गया। अब देखिए इसका काम क्या क्या है। ये जो है, अब देखिए शैवाल और कवक जब एक साथ होते हैं तो उसको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। शैवाल भोजन बना के लाइकेन को देता है, और लाइकेन शैवाल के लिए आवास, लौड़ आदि की व्यवस्था करता है। तो दोनों सहसंबंध बना रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, सहजीवी भी हो गए। ठीक, शैवाल का काम है भोजन बनाना, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, भोजन नहीं बना पाता है। तो दोनों साथ आदमी साथ साथ रह के अपना आवास निर्धारित करता है, साथ में रहता है। तो दोनों जब साथ में रहेंगे शैवाल और कवक, तो उसको क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे आएंगे। शैवाल के लाभदायक सवाल कुछ होते हैं, कुछ हानिकारक सवाल होते हैं। तो लाभदायक सवाल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो लाभदायक सवाल जो हैं उसमें आपको, इधर आइए 1 मिनट, हाँ, लाभदायक जो भी सवाल है उसमें भोजन के रूप में कुछ सवाल हम लोग ग्रहण करते हैं, कुछ आयोडीन बनाते हैं, कुछ खाद के रूप में, कुछ औषधि बनाने के रूप में काम आते हैं। तो भोजन के रूप में रफली याद रहे तो सब रख लीजिएगा, नहीं तो सरगैसो और सरगासन इसको छोड़ दीजिए। फैरोफाइटा याद रखिएगा, एक फैरोफाइटा लेमेनेरिया याद रखिएगा। आयोडीन बनाने में आपको लेमेनेरिया याद रखिएगा, खाद बनाने में नॉन स्टॉक याद रखिएगा, उसको औषधि बनाने में कोलेरा जो है उससे क्लोरीन नामक प्रतिजोयक बनता है, एंटीबायोटिक बनता है। क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक किससे बनता है, तो आपको सवाल से, कौन सा सवाल, तो कोलेरा से। मतलब आपको शैवाल जो होता है एंटीबायोटिक बनाने में भी मदद करता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अनुवांशिक कार्यों में आपको कोलेरा, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया, इसका कोई आपको आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे कोलेरा के बारे में कुछ लिखा है कि कोलेरा जो है नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन में के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ आइएगा तो कवक। अब सवाल, थैलोफाइटा के 3 पार्ट कौन कौन, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो शैवाल का अध्ययन कर लिए हम उसके बारे में। अब देखिए कवक के बारे में जानेंगे। तो कवक जो है आपको इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक, तो कवक में क्या होता है, पर्ण रहित नहीं, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए अधिकांश मतलब कुछ कवक शैवाल के साथ रह के क्या कहते हैं, लाइकेन बनाते हैं, बताए हैं आप लोग को। तो इसमें क्या होगा, पर्ण रहित नहीं होगा, मतलब भोजन खुद से नहीं बना पाएंगे। संवहन ऊतक का विकास भी इसमें नहीं हो पाता है, बतौबी कि थैलोफाइटा में नहीं होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। मशरूम जो है, जैसे जो मशरूम हम लोग खाते हैं आजकल, उसको वो कवक के श्रेणी में रखता है, क्योंकि वो कहाँ पे उगता है, अधिकांश सड़े गले जहाँ पे मटेरियल हो गया वहाँ पे उगता है। ठीक है, गांव में इसको गोबर छत्ता कहते हैं, क्योंकि गाय भैंस के मान जो होता है, मतलब गोबर वोबर खा जाता है, उस पर उगता है, पहले उगता था। ठीक है, तो गोबर छत्ता भी कहते हैं। आजकल इसको प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसको खाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए, कवक में जो भोजन संचित होता है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, याद रखिएगा। कवक में जो भोजन संचित होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, मोस्ट भी, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करता है, मतलब बहुत सारी बीमारी फैलाता है कवक। उसमें हम देखेंगे आपको सबसे अधिक हानिकारक जो होता है रस्ट और अस्मस्ट होता है। अब कौन कौन से रोग है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सरसों में क्या होता है, रस्ट होता है, सफेद रस्ट। ठीक है, गेहूं में क्या होता है, अस्मस्ट होता है, याद रखिएगा। सरसों में रस्ट और गेहूं में अस्मस्ट। ठीक है, सौ जो है तो 100 वाला नहीं आएगा, मतलब सरसों में अस्मस्ट नहीं होगा, रस होगा। ठीक, सौर सरसों रस्ट, याद रखिए कैसे। और गेहूं में अस्मस्ट। ठीक, चलिए, गेहूं में कीटू रोग भी कवक से होता है। ठीक है, आलू में अगमारी रोग भी कवक से होता है, ये सब याद रखिएगा, पूछते हैं क्वेश्चन। गेहूं, गन्ना जब आप लोग खाते हुईएगा, ठीक है, हम लोग गन्ना खूब तुर तुर के खाते थे, तो गन्ना के बीच में लाल दिखाई देगा आपको, वो कवक से वो बीमारी हो गया है, उसी को हम लोग गन्ने का लाल अक्षय कहते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर के। ये आपको लाल अक्षय किस कारण होता है, तो कवक से होता है। ठीक है, उसी से मूंगफली का टिक्का रोग, याद रखिएगा। आलू का आपको मस्सा रोग, याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बाकी सबको छोड़ सकते हैं। धान का भूली अंजर चित्त भी छोड़ सकते हैं। आलू का पछेली अंगमारी ये सब छोड़ सकते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो आलू का पछेली अंगमारी
ये सब आपको किस चीज़ से होता है, तो कॉक से ही होता है। ठीक, आगे हम मनुष्य में भी कुछ कॉक से रोग होते हैं, उसको मोस्ट है, आपको याद रखना ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको पांचों को याद रखिएगा। तो कौन कौन है, तो दम्मा जो होता है कॉक से होता है, एथलीट फुट्स कॉक से होता है, खाज कॉक से होता है, गंजा जो होता है गंजापन कॉक से होता है, दांत भी कॉक से होता है। तो याद रखिएगा दम्मा, एथलीट फुट, खाज गंजापन, दांत, ये सब बीमारी कॉक से होता है। अब कॉक के नाम आप लोग को याद रहे तो अच्छा बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है, एक आध नंबर कभी कभी पिछड़ जाइएगा लड़का लोग से। दामा जो होता है एस्परजिलम फ्यूमिगेट से होता है, एथलीट फुट जो होता है टीनियट पेडी से होता है, खाद जो होता है एक एरस एस्केबिज से होता है, गंजापन जो होता है टीनियक के कैपिटस से होता है, और दांत जो होता है ट्राइकोफाइटन लेसोकोएसस से होता है। ठीक है, सब याद रहे चाहे न रहे, एगो एथलीट फुट्स वाला याद रखिएगा जो टीनिया पेडी से होता है, और गंजापन जो होता है टीनिया कैपिटस से होता है। बाकी सब आपको ये बीमारी याद रखिएगा, दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाग जो होता है आपको क्या चीज़ से होता है, तेज होते हैं कॉक से होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग से स्टडी हम लोग करते हैं, अल्फा नामक बीज जो होता है कॉक से बने होते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए लाइकेन जो होता है, लाइकेन बतेवी कि है कवक और शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। मोस्ट भी यही है, याद रखिएगा। कवक जो होता है आपको क्या करता है, शैवाल जो होता है भोजन बना के कॉक को प्रदान करता है, और कॉक उसको जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि प्रदान करता है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के से मिलकर बने होते हैं। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी टाइप का होता है, साइम्बोटिक संबंध होता है, सहजीवी। ठीक है, कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर मतलब भोजन बना के भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनते हैं पौधे में, कवक को देता है, याद रखिएगा। ठीक, तो आपको पहले ही बताया है कि कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, तो शैवाल भोजन बनाएगा, अपना आपको खनिज, लवण, जल आदि देंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना जोड़ दे रहे हैं। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, हेलोटिज्म। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था, कोई जरूरत नहीं है इसका। चलिए, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को और कवक के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक, लाइकेन के प्रजनन 3 प्रकार से होते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है याद करने का। ठीक है, कायिक, लैंगिक, अलैंगिक, ये जरूरत नहीं है। ये क्या है, तो देखिए कायिक प्रजनन जो होते हैं आपको कोई पौधा है उसके अंग से इसका निर्माण होता है, मतलब कोई अंग टूट के जमीन में चला गया और नया पौधा बन गया, जैसे नींबू पौधा के हम क्या करते हैं, तना को काट के नया पौधा बनाते हैं, कायिक प्रजनन हो गया। आलू जो है, आलू के भाग के काट के अलग कर देते हैं, इससे नया पौधा बनता है, तो ये हो गया कायिक प्रजनन। लैंगिक में, ठीक है, लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें पौधों के जनन अंग भाग लेते हैं, और अलैंगिक जो होता है आपको जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। देखिए लाइकेन जहाँ पे नहीं होंगे बुझ जाएगा बहुत जल्दी वायु प्रदूषण है, लाइकेन मिल जाएंगे तो बुझ जाएगा यहाँ पर वायु प्रदूषण कम है, क्योंकि लाइगोन वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे SO2 की मात्रा कम होती है। ठीक, तो लाइकेन की उपस्थिति वायु प्रदूषण के कम होने का संकेत देता है, लाइकेन का नहीं होना किस जगह पर वायु प्रदूषण का अधिक उपस्थिति का संकेत देता है। वायु प्रदूषण में SO2 की संख्या ज़्यादा है, यही SO2 जो है आपको वायु में जाकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4 बनाता है और बारिश करता है। तो SO2 और NOx जो होता है, SOx और NOx सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं मिलके अम्ल वर्षा करते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा चीज़ बता दिया आप लोग को, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। नहीं याद रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो पेड़ों की छाल पर जो लाइकेन उगते हैं उसको कोर्टिकोल्स कहते हैं, और चट्टान पर जो लाइकेन उगते हैं उसको सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, याद करने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है, तो जान जाइए थोड़ा सा, कोई भी होगा, कोई भी वनस्पति है तो आपको मृदा निर्माण में सहायक होता है, लाइकेन भी होता है। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर जो होते हैं वो आपको लाइकेन से भी बनते हैं, और कौन सा लाइकेन से बनाता है, तो रोसेला लाइकेन से बनाता है। रफली याद कर सकते हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं है। आर्चिल लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है, कोई ज़्यादा आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपको ये लेबेरिया, इरवेनिया, रेमेनीला आदि लाइकेन का उपभोग
इत्र बनाने में किया जाता है, इसका भी ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। परमेलिया सेक्सिटिल्स का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में भी किया जाता है, इसकी भी कोई ज़्यादा आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे। हाँ, एक ही मिनट हो गया। हाँ, यहाँ पे आइए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक बनते हैं, मतलब शैवाल से भी एंटीबायोटिक बन रहे थे उधर, ठीक है, और आपको कॉक से भी एंटीबायोटिक बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी। हाइड्रोफोबिया कुत्ता काटने से होता है, ठीक है। पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोग कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाती है। लाइकेन मतलब औषधि बनाने में सहायक होता है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं। रेडियर माउस और कैलेडोनिया को अंटार्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा आवश्यकता है इसको याद करने का है नहीं। आइसलैंड माउस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में प्रयोग किया जाता है। जापान के निवासी इंडो कार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन करी बनाने में किया जाता है, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो आपको बता दिए उतना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे आते हैं जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु जो है, आपको जीवाणु का खोज सबसे पहले कौन किया था? तो एंटोनियो लिनहोक ने किया था अपना सूक्ष्मदर्शी बना के। इन्होंने ही आपको सबसे पहले आपको क्या देखा था? तो आपको कोशिका को, जीवित कोशिका को देखा था, मृत नहीं, जीवित कोशिका को, ठीक। और मृत कोशिका सबसे पहले रॉबर्ट हुक देखे थे, याद रखिए कब? तो 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक। आगे हम देखेंगे एहरेन वर्ग जो है, उन्होंने आपको जीवाणु का नाम जीवाणु कहा, मतलब एहरेन वर्ग जो है जीवाणु को जीवाणु कहा, सिंपल बात है। 1843 से 1910 के बीच में जो है, डेट के फिर मत पड़ेगी, यहाँ पे डेट के चक्कर में नहीं रहिएगा, यहाँ पे भी डेट के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक। रॉबर्ट कोच ने कलरा और तापेदिक मतलब टीबी और हैजा जो है कि जीवाणुओं की खोज की थी, याद रखिए कौन? रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। और इसकी खोज करके रोग का जन्म सिद्धांत दिया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं लुई पास्चर जो है, उन्होंने रेबीज का टीका दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आकृति के आधार पर जीवाणु को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। एक छड़ के आकार का होगा, उसको हम बैसिलस या छड़ाकार कहते हैं, ठीक है। यह छड़ के आकार का या बेलनाकार रूप में होगा। गोलाकार या कोकस गोलाकार जीवाणु कहते हैं, ये गोलाकार या छोटे, यह सबसे छोटा जीवाणु है, ठीक है। कोमा आकार का जो होगा उसको विब्रियन या कोमा आकार के जीवाणु कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के कोमा के आकार का होगा। सर्पिलाकार जीवाणु होगा वो स्पाइरल जैसा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक। नेक्स्ट इधर रुक जाइए, हाँ हो गया। ये 4 प्रकार याद रखिएगा बस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूध से अधिक दिनों तक सुरक्षित करने के लिए इसका पाश्चीकरण किया जाता है। लुई पास्चर इसका खोज किए हैं। इसकी 2 विधियाँ हैं। एक विधियाँ जो है वो है आपको लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, मतलब आपको 32.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म कीजिए और उसका एक ठंडा कर लीजिए, आपको जीवाणु खत्म मर जाएंगे। उसके बाद दूसरा विधि है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें आप 15 सेकंड तक आपको 71.7 डिग्री पर गर्म कीजिए, उसका एक ठंडा करके पैकेट में बंद कर दीजिए। दोनों काम कर सकते हैं, दोनों विधि प्रयोग होता है, ठीक। एनाबिना नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया जो है वायुमंडल की N2O का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। एनाबिना नॉन स्टॉक जो होता है, राइबोसोम जो होता है जड़ के पौधा में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन ये जो है आपको खुले तरफ से रहेंगे और मतलब इसी तरह से कहीं रहेंगे, वो आपको नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करते हैं, एनाबिना और नॉन स्टॉक्स। एक बात आप लोग याद रखिएगा, बादल जब तरकता है ना, उस समय भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और नाइट्रोजन आपको वायुमंडल से धरती पर गिरते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोस्की ने आपको कब किया था, ये बात याद रखिएगा, कब किया था? तो 1892 में। इसको याद नहीं कर रखना है, बस विषाणु खोज किया कौन किया था? तो रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की, ठीक है। इन्होंने क्या देखा? तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रवृत्ति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की थी, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी कहा जाता है। तब विषाणु क्या है? तो सजीव और निर्जीव दोनों। अब सजीव कब रहते हैं, निर्जीव कब होते हैं, इसके बारे में जानना है। तो यह विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण क्या है? तो यह कोसा रूप में नहीं होता है, ठीक। यह क्या होता है? कोसा रूप में नहीं होता है। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर बहुत सालों तक आप इसे रख सकते हैं। ये दोनों बात याद रखिएगा। सजीव जैसे लक्षण, सजीव जैसे जो लक्षण होगा, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है,
सजीव का लक्षण है किसी जीवित कोशिका में पहुंचने से सक्रिय हो जाते हैं और आपको एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। तो ये आपको सजीव का लक्षण हो गए। बोतल में भर कर हजारों साल लाखों साल रखिए, आपको ये निर्जीव का लक्षण है, याद रखिएगा। ठीक, तो विषाणु क्या है, दोनों है, सजीव और निर्जीव दोनों है। विषाणु जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरिया को खाने वाला विषाणु। बस इतना ही याद रखिए, बाकी सब याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए जीवाणु तथा आपको बैंडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियाँ लेगुमिनोस, मतलब राइजोबियम जो है या ब्रैंडी राइजोबियम जो है वो जीवाणु की जाति है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, दाल वाले पौधा, मोटर कूद के पौधे को क्या कहते हैं, लेगुमिनोसी कहते हैं, लेगुमिनोसी। इस कुल के पौधा के जड़ों में रहती है और वायुमंडल के N2O का स्त्रीण करके दाल में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु होते हैं ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कोणों के बीच में स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, इन सब का काम एक ही है, लेकिन ये दाल के साथ रहता है, खुला स्वतंत्र रहता है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वासा हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा किया जाता है, इसे चमड़ा टैनिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ये पूछता है अचार, मुराबा, शरबत आदि को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, आपको इसको रुके अचार, मुराबे, शरबत की शक्कर की गढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं। देखिए अचार मुरब्बा जो है उसको चीनी के पाग में रखा जाता है या नमक में रखा जाता है ताकि जीवाणु सक्रिय नहीं हो सके। इस प्रकार से जीवाणु से उसकी रक्षा की जाती है। ठीक, शीत गृह जो होता है, शीत संग्रह कोल्ड स्टोरेज जो होता है, उसका न्यूनतम ताप -10 डिग्री से -18 डिग्री के बीच रखा जाकर सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो इतना आप लोग जान लेंगे जीवाणु के बारे में। अब आते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। तो ये आप अभी तक हम लोग थैलोफाइटा पढ़ रहे थे। थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु तीनों को पढ़ लिए। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। अब देखिए जैसे थैलोफाइटा में सोनू तक नहीं थे तो ब्रायोफाइटा में भी नहीं होंगे। ट्रेडोफाइटा जो होगा वहाँ पे मिलेगा क्या, सोनू तक। ठीक, तो यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। ठीक, मतलब ये स्थलीय पौधे का समूह है, सबसे सरल पौधा होता है। यहाँ पे इसको याद मत कीजिए, ये याद रखिएगा कि यह एम्फीबियन वर्ग का पौधा है, मतलब समूह है। यह पौध जमीन पर भी और आपको जल में भी, दोनों जगह पे रहेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक, इसमें सोहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है, समझा दिए हैं पीछे। अब आइए आगे आते हैं। इस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। एस्फेगोनम जो होता है नामक जो मॉस है, ठीक है, अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने में की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, एस्फेगनमस मास जो होता है उसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, एस्फेगनमस मास जो होता है उसका प्रयोग आप एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, याद रखिएगा। तीनों पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रेडोफाइडा। अब ट्रेडोफाइडा जैसे आपको बताया थैलोफाइडा, ब्रायोफाइडा, ट्रेडोफाइडा। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं। और पुष्पोधिका तो आप 2 पढ़ लिए। अब ट्रेडोफाइडा, इसमें सोहानुतक होंगे, याद रखिएगा। इसका जड़, तना, शाखा सब अलग अलग होगा, बड़ा बड़ा वृक्ष होता है ये सब। ठीक है, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगल, पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। ठीक, पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा और पत्तियों में विविध रहता है तथा साधारण राइजोम के रूप में रहता है। लेकिन ये जो होता है पौधे का जो शरीर है इसमें है, इसका शरीर आपको जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभेद रहता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, पौधे बीजाणु जनक होते हैं। ये पौधे जो होते हैं बीजाणु जनक होते हैं और जनन क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है, ये आप याद रख सकते हैं रफली। आगे बढ़िए। इस समूह के पौधों में सोहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इस समूह के पौधे में सोहन उत्तक जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में क्या होते हैं, आपको जाइलम के अलग अलग पार्ट होते हैं, 4-5 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जाइलम जो होता है सोहन उत्तक होते हैं, लेकिन जाइलम फ्लोएम पूर्ण विकसित नहीं होता है। सोहन उत्तक तो होते हैं लेकिन सोहन उत्तक के जो पार्ट है जाइलम फ्लोएम, जाइलम का काम जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना है। अब फ्लोएम का काम क्या है, फल को आपको पहुंचाना है जड़ और पौधे के अंग भाग में। जाइलम जड़ से, जाइलम और जड़ से जड़, तो जड़ से ले जाता है सामान को, अब फल से
फ्लोएम, अब फ से फल मतलब पौधा भोजन बना लिया तो फल के रूप में हो गया, तो उसको भेजता है, मतलब फल माने भोजन भोजन, तो भोजन कौन भाग में बैठता है, कौन, तो फ्लोएम। इससे करके याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे जाइलम सौन तक तो होते हैं टेरोफाइटा में, लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, ठीक। पुष्पोदी या फूल वाला पौधा, अब देखिए, अब पुष्पोदी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग आपको क्या पढ़ लिए, अपुष्पोदी पढ़ लिए, जिसमें थैलोफाइडा, ब्रायोफाइडा, टेरोफाइडा पढ़ लिए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आपको पुष्पोदी या फूल वाला पौधा, क्या पढ़ेंगे, तो पुष्पोदी या फूल वाला पौधा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए नमस्कार।